चलिए, आज की जो चर्चा है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज की पूरे क्लास की चर्चा हमारी ये रहने वाली है, जिसमें हम जुडिशरी की बात करने वाले हैं, जिसमें हम जुडिशियल रिव्यू की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी होता है। सेपरेट आपसे पूछा जाता है, जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंस पूछा जाता है, वगैरह वगैरह। क्योंकि अगर मैं आपको एक पहलू दिखाऊं इसका, जैसे आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब जुडिशियल रिव्यू क्या एक यूएस में, जैसे हम देखते हैं वहां पर यूएस में कहा जाता है जुडिशियल सुप्रीमेसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जुडिशियल सुप्रीमेसी। यूएसए के रिस्पेक्ट में बोला जाता है जुडिशियल बहुत सुप्रीम हो गई है, तो वहां पर बोला जाता है जुडिशियल सुप्रीमेसी। वैसे ही यूके के केस में, ब्रिटेन के केस में आपको दिखेगा जुडिशियल जो है वो एक तरह से हमें दिखता है कि वो, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि वो पार्लियामेंट के अगेंस्ट खड़ी ही नहीं हो पाती है। क्योंकि आपको पता है यूके में ज्यादा पावरफुल क्या है? पार्लियामेंट। तो वहां पर अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट लेके आती है, ध्यान से सुनेंगे, पार्लियामेंट कोई भी एक्ट लेके आएगी और वो जब इफेक्ट में आ जाएगा तो वो लॉ बन जाएगा। तो जुडिशियल कभी भी इस लॉ को, जो एक्ट से आया हुआ है, उसको कभी भी टच नहीं कर सकती, कभी भी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो यूके के केस में हमें पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी दिखती है। तो इवेंचुअली यूके में मैं क्या लिखूंगा? पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी। यहां पर मैं लिख देता हूं यूके के केस में पार्लियामेंट सुप्रीमेसी। तो यहां से देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट निकल के आया है कि यूएस में दिखता है जुडिशियल सुप्रीमेसी और यूके में दिखता है पार्लियामेंट सुप्रीमेसी। अब भारत में क्या दिखता है? क्वेश्चन ये है, क्या लगता है आपको भारत में क्या होगा? जुडिशियल सुप्रीमेसी। ओके, बाकी लोग किस फेवर में है? सर क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूं एक बार। हाँ हाँ, श्योर श्योर। सर मैंने जुडिशियल सुप्रीमेसी को इसलिए बोला है क्योंकि जैसे हम देखते हैं आर्टिकल 21 में जैसे जो भी लिखा है कि हमारी जो पर्सनल लाइफ और लिबर्टी है उसमें हम्म जैसे हमें वो राइट और फ्रीडम दिया हुआ है, पर उसमें एक एक्सेप्ट लगा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो हम्म जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है और एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। हम्म। तो हम जो है, हम जैसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का ये मतलब है कि जो इसमें यूके वाली टर्म आ जाती है, हाँ जी। जैसे बनेका गांधी केस का भी था कि उनको बताया ही नहीं था कि उनका क्यों पासपोर्ट रिजेक्ट किया था वीजा और ठीक उनको है। जाने नहीं दिया था। तो इसमें ये हो गया कि जैसे कि आप आपको बताएंगे वो पहले कि आपको किस लिए ये सब किया जा रहा है, मतलब आपका वो आर्टिकल 21 हैम्पर हो रहा है। अब हम्म। जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखें, जो जुडिशरी में ये होता है, अगर पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कोई भी सपोज कोई एक्ट ला रहे हैं और वो हमारे फंडामेंटल राइट को हैम्पर कर रहा है, तो उसमें हमें जुडिशियल रिव्यू लाना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, जो मौलिक अधिकार है, वो हैम्पर ना हो। बट अगर हम यूके के केस में देखें तो उसमें तो ये है कि जो पार्लियामेंट ला रही है वो सही है, जुडिशरी कुछ कर नहीं पा रही। तो वो अब जैसे इसमें एक एग्जांपल हम इक्वालिटी वाला भी दे सकते हैं कि एक सपोज एक हेल्दी बच्चा है और एक थोड़ा सा डिसेबल्ड है, अब दोनों को हम एक रेस में ही नहीं लड़ा सकते। हाँ जी हाँ जी। तो सर मैंने थोड़ा वो लिंक करके। तो कोई नहीं, कोई नहीं, यू ट्राइड, इट्स गुड, बहुत बढ़िया है। ट्राई करना तो सर इंपॉर्टेंट है। हाँ जी हाँ जी, बताइए पूनम जी। सर हमारे यहाँ ना पार्लियामेंट सुपरमेसी नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा उसका एग्जांपल है 99th अमेंडमेंट वाला एनजीएससी वाला। ठीक है, चलिए अब जैसे आप लोगों ने इसमें ट्राई किया, वेरी गुड, अच्छी बात है। मैंने कहा ना, तभी तो मेंस लिख पाओगे, जब तक सोचोगे नहीं। देखिए, अब हम इसको जरा समझेंगे एक सीधे तौर पे, ठीक है? आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना भी मेरा तजुर्बा है उसके हिसाब से आपको समझाऊं, और कहीं पर भी थोड़ा सा भी मिस होगा प्लीज लेट मी नो। हाँ, देखो, दो टर्म मैं आपके सामने ला रहा हूं, एक है जुडिशियल सुप्रीमेसी और एक पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। इन दो शब्दों पे हम चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को बेस लेकर, ठीक है? तो आइए जरा समझते हैं। तो पहला वर्ड हमारा जो है वो है जुडिशियल सुप्रीमेसी, और दूसरा जो वर्ड है वो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ठीक है? और देखिए, आप जो मेरे सामने हैं सभी लोग अच्छे लेवल के पढ़े लिखे हैं, और आप जानते हैं मैं जो भी बात करूंगा वो फैक्ट बेस मुझे करनी पड़ेगी, तभी आप लोग कन्विंस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, राइट? तो आइए जरा समझते हैं इसे।
जुडिशियल सुप्रीमेसी जिससे मैंने कहा था जो आधार है यूएस का, और आप जानते हैं यूएस को आजादी कब मिल गई थी, यूएस ने अपने आप को कब आजाद कर लिया था, 1776। ठीक है, और इवेंचुअली फिर उसने अपना संविधान भी बना लिया है। और ये तो यूके है, यूके तो हमेशा है ना आजादी रहा है, ये बोलेंगे। तो दोनों ही पुराने हैं, दोनों ही पुराने हैं, राइट। भारत के संविधान के लागू होने से अगर उसे कंपेयर किया जाए, भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। 50। तो आपने एक बात का ध्यान देना है कि भारत का संविधान जो बना है वो बना है 1946 से लेकर 1949। एग्री करते हैं मेरी बात से? यस सर। यस सर। और यानी कि दोनों ही वो लोग, हमने कहा है ना भारत का जब संविधान बना गया था तो लगभग 60 देशों के संविधान को समझा गया था और उस हिसाब से हमारा संविधान बना था, राइट। तो कहीं पर भी आप पूरा संविधान पढ़ेंगे, कहीं पर भी जब आप संविधान अपना पढ़ते हैं तो कहीं पर भी आपको ये दोनों शब्द नहीं दिखाई देंगे, दिखाई देते हैं? नो सर। तो यानी कि हमारे संविधान सभा के जो भी लिखने वाले लोग थे, जो बना रहे थे संविधान सभा को, हमें उनकी मेंटेलिटी को समझना पड़ेगा कि उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जैसे आप में से कोई कह रहा है कि हमारे वहां जुडिशियल सुप्रीमेसी है, या आप कह रहे हैं जो भी है, जो आप लोग के आंसर आ रहे हैं, तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि संविधान में इन दोनों शब्दों का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। एग्री करते हैं इस बात से? जी सर। ठीक है, बाकी लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। आप पूरा संविधान पढ़िए, इन दोनों शब्दों का आपको कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलेगा। तो आइए समझते हैं। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्सप्रेसली यानी कि अलग से इनको बताया क्यों नहीं गया। ठीक है, एक्सप्रेसली इनको अलग से बताया क्यों नहीं गया, अलग से क्यों नहीं बताया गया, लेट्स सी। चलिए समझते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि विचार जो होता है ना, विचार, विचार मतलब फिलॉसफी से मेरा मतलब है, फिलॉसफी निर्भर होती है, डिपेंडेंट होती है किस पे, समय और स्थान पे, टाइम एंड स्पेस कहते हैं आप। इसीलिए हमें उसको मोल्ड करना पड़ता है। तो भारत की स्थिति में जब ये लाए गए थे, भारत की स्थिति में जब ये लाए गए थे, और याद करिएगा जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, अब अच्छी तरफ तो आपको रट गया है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था, 13 दिसंबर। तो यहां पर बहुत सी बातें थी, उनमें से एक बात ऐसी है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने साफ कह दिया था कि हमारा जो संविधान है, या दुनिया का कहीं का भी संविधान होता है, वो कभी भी रिजिड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रिजिड, यानी कि उसको हम ठोस नहीं बना सकते, क्योंकि संविधान में विचारधाराएं होती हैं और समय के अनुसार विचारधाराएं बदलती रहनी चाहिए। इसीलिए ये उसी दिन तय हो गया था कि भारत का संविधान रिजिड नहीं होगा, वो किस तरह होगा, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा। थोड़ा वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होगा, थोड़ा रिजिड भी होगा, यानी कि एक एमलगेमेशन होगा, एक मिश्रण होगा किसका, रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी। ये अभी माइंड में रखना। जब हमने ये तय कर लिया है कि हम एक रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो अगर हमें प्योरली फ्लेक्सिबल होना है, प्योरली फ्लेक्सिबल होना है, तो हमने पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी देनी पड़ेगी। किसको किसको सुप्रीमेसी देनी पड़ेगी? पार्लियामेंट को। और अगर मुझे प्योरली रिजिड होना है तो मुझे सुप्रीमेसी किसको देनी पड़ेगी? जुडिशरी को। पर हमने डिसाइड किया था कि हम एमलगेमेशन होंगे, एक मिश्रण होंगे किसका, रिजिड का और फ्लेक्सिबिलिटी का। इसीलिए हम किसी भी तरह से ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि जुडिशरी सुप्रीमेसी या पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, क्योंकि एमलगेमेशन चाहिए था हमको। क्या मैं समझा पाया ये बात? यस सर। अभी तक मैंने सिर्फ आपको यह समझाने का प्रयास किया है, यह समझाने का प्रयास किया है कि एमलगेमेशन मतलब मिश्रण जो है, एमलगेमेशन मिश्रण जो है वो हम करेंगे। तो अगर हम मिश्रण करेंगे, एमलगेमेशन करेंगे, तो ना ही हम जुडिशियल सुप्रीमेसी को कंसीडर कर सकते हैं, अलग से लिख पाएंगे, और ना ही हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को लिख पाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमें क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब आपकी जुडिशियल सुप्रीमेसी होती है तो वहां पर चेंजेस ना के बराबर होते हैं, है ना। जैसे आप यूएसए को देख लीजिए, यूएसए का जब से संविधान बना है उसमें 13 या 14 बार ही अमेंडमेंट हुए हैं। आप सोचिए, इस तरह का वहां का नेचर है, ठीक है। और जो आपका, अब देखो इस तरह का नेचर, प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको।
हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने एमलगमेशन लिया है, तो हमने एमलगमेशन क्यों लिया है, क्यों हम एक्सट्रीम की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों हम जुडिशियल सुप्रीमेसी को क्यों नहीं ले रहे हैं, या हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को क्यों नहीं ले रहे हैं, जो यूके और यूएस ने ली है। इसके पीछे जो आंसर है वो है आपका, सबसे पहला, अगर मैं जुडिशियल सुप्रीमेसी को कंसिडर कर दूं कि मैं कहूं हमारी जुडिशियल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, तो वो क्या लेके आएगा, रिजिडनेस लेके आएगा, कठोरता लेके आएगा। अब आप समझिए मेरी बात, ऐसा देश जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी को आपने पढ़ना है इलिटरेसी के साथ। आप जानते ही हैं कि जब भारत हमारा आजाद हो रहा था 1947, अंग्रेजों ने हमारा लिटरेसी रेट दिखाया था 11 से 14%। अंग्रेजों ने ये दिखाया था 1947 के आसपास, पर ये अंग्रेजों ने दिखाया था, रियलिटी क्या थी, हमारा लिटरेसी रेट 2 से 3% था बस। ठीक है, अंग्रेजों ने तो ये दिखाया कि भारत में हमने एजुकेशन दी है, 11 से 14% लोग शिक्षित हैं, पर रियलिटी कुछ और थी, वो 2 से 3% लोग ही हैं। तो डाइवर्सिटी को जब आप इलिटरेसी के साथ पढ़ेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, आपको निकल के आएगा कि लोग जो हैं कट्टर हैं। कट्टर वर्ड समझते हैं आप लोग, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स लोग कट्टर हैं। अब समस्या क्या है, कट्टर कट्टर को आपने डाइवर्सिटी से जोड़ना है, तो होता क्या है, एक हिंदू वर्ग का व्यक्ति है, एक मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति है, दोनों ही अपने धर्म के लिए कट्टर हैं, तो आपको लगता है ये साथ रह पाएंगे? नो सर। है ना, कट्टरता कभी आपका देश को एक अखंड नहीं बनने देगी, एक नहीं बनने देगी। यहां तक मुझे बता दीजिए, सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जी सर। सबको पकड़ना, कहीं पर भी पॉइंट छूटेगा कहना सर एक बार और बता दो। चलो भैया, यहां तक आप समझ गए। यहां पर हमने क्या सीखा कि अगर हम जुडिशियल सुप्रीमेसी को हायर कर देते, सुप्रीमेसी दे देते उसको, तो हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है जहां पर कट्टरता ऑलरेडी प्रिवेल कर रही है, तो यहां पर ये सिस्टम हो ही नहीं सकता, ये एक्सट्रीम हो जाता ना, एक्सट्रीम हो जाता, तो ये हमारे विकास जो होता है, समाज का जो विकास होता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता। तो पहला पॉइंट तो ये समझ में आया होगा आपको। तो यहां पर आंसर आता है, तो सर इसका सॉल्यूशन है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी दे देते हैं। फिर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है हर 5 साल बाद सरकार चेंज होती है ना, और हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें लिबरल दिखती है, उदारवादी दिखती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें एक्सट्रीमिस्ट यानी कि थोड़ी सी राइटिस्ट दिखती है, कट्टरपंथी दिखती है। पर कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी जब होगी, हर 5 साल में सरकार बनेगी, तो वो ज्यादा लिबरल होगी नहीं होगी, बताइए, चेंजेस लाएगी नहीं लाएगी? उदाहरण आप देख सकते हैं, कांग्रेस के समय पे यू हैव प्लानिंग कमीशन, जैसी बीजेपी पार्टी में आई तो क्या आया, नीति आयोग। कल फिर कांग्रेस आ जाएगी मान लो, तो कुछ और आ जाएगा। तो ये आप समझ रहे हैं, तो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, अब क्वेश्चन आता है सर अब पॉलिटिकल सुप्रीमेसी क्यों नहीं देते हैं फिर? अब पॉलिटिकल सुप्रीमेसी क्या करेगी, ध्यान से समझिए, इसमें फिर प्रॉब्लम है। आपको यहां पर सिर्फ कंसीडर करना है डाइवर्सिटी को, यहां पर सिर्फ डाइवर्सिटी को कंसीडर करेंगे। अब आप बताइए, है ना, लोकतंत्र की सबसे बुरी बात क्या है? लोकतंत्र को क्रिटिसाइज किया जाता है कि लोकतंत्र में किसकी वैल्यू होती है ज्यादा? मेजॉरिटी। आप इमेजिन करिए, अब देखिए मैं ओपनली तो नहीं कह सकता कुछ चीजें, और आपने ऐसा मीन्स में लिखना नहीं है जो मैं बोल रहा हूं अभी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मीन्स में नहीं लिखना है। पर आपको नहीं लग रहा आजकल कुछ सिस्टम हमारा ऐसा चल रहा है कि जो बड़े बड़े पद में है, जो मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, आपको साफ पता चल जाएगा इनके अटायर से, दे बिलोंग टू सनातन। जी सर। क्या आपको ये नहीं दिख रहा आजकल समाज में कि कहीं ना कहीं मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाए